हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिसाइजिंग प्रोसेस। इस वीडियो में मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। पहले जो है मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन कि आया डिसाइजिंग क्या चीज़ है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स कि हम डिसाइजिंग प्रोसेस क्यों करते हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद में आऊँगा प्रोसेस पे कि हमारे पास जब डिसाइजिंग प्रोसेस होता है तो कपड़ा कहाँ से निकलता है, कैसे लिक्विड रेशो में चलता है, कैसे हमारे पास जो डिसाइजिंग बॉक्स होता है, जो एजेंट्स होते हैं उसमें मूव कैसे करता है और आगे जाके उस फैब्रिक के साथ क्या हो जाता है, ये प्रोसेस होगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसमें इसके मेथड्स कि कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास डिसाइजिंग के और उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और किस किस पैरामीटर्स पे यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं इन मेथड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि डिसाइजिंग का इंट्रोडक्शन। डिसाइजिंग कहाँ परफॉर्म होता है? जब फैब्रिक तैयार होके आ जाता है वीविंग से तो पहले उसकी सिंजिंग की जाती है, जो मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद डिसाइजिंग प्रोसेस किया जाता है कि जब भी हम वीविंग करते हैं तो उसके लिए जब हम यार्न्स को रेडी करते हैं तो उस पर हम एक साइज मटेरियल लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम ना लगाए तो वीविंग पे हमारे जितने भी यार्न है वो कट हो सकते हैं, क्योंकि वीवर मशीन उस यार्न्स पे इतना स्ट्रेस डाल देता है। इस वजह से हम यार्न्स में स्ट्रेंथ डालने के लिए वार्प का जो हमारे यार्न्स है जो वीवर बीम पे लगते हैं उस पे हम एक साइज मटेरियल जिसको स्टार्च भी कहा जाता है या सिंथेटिक हमारे पास होते हैं वो हम चढ़ा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे स्ट्रेंथ एड हो जाता है या स्ट्रेंथन हो जाते हैं हमारे पास यार्न और उससे कपड़ा बनना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब कपड़ा आ जाता है एक्चुअल फॉर्म में, कपड़ा बन जाता है, तो उसके बाद हमें चाहिए कि वो साइज जो मटेरियल है वो रिमूव किया जाए ताकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्बेंसी है या जो है फ्लेक्सिबिलिटी है या उसका जो स्मूथनेस है, ये सारे हमारे पास अचीव हो जाए। आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसमें। तो हम डिसाइजिंग प्रोसेस इसीलिए करते हैं ताकि उस साइज मटेरियल को फैब्रिक के सरफेस से रिमूव करें। To remove the size material applied on a warp yarn to facilitate weaving. हमने जो साइज मटेरियल लगाया था वीविंग को फैसिलिटेट करने के लिए वो यहां रिमूव करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिसाइजिंग प्रोसेस। आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हम डिसाइजिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो पहले जिस तरह मैंने बताया कि साइज मटेरियल या इसको हम स्टार्च भी कहते हैं, तो ये फैब्रिक के सरफेस से रिमूव करने के लिए हम डिसाइजिंग प्रोसेस करते हैं। सेकंड, टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हो उस पर आप पानी डाल दो, फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा हो उस पर आप पानी डाल दो तो वो जल्दी से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर उसी कपड़े को आप प्लास्टिक के अंदर बंद कर दो और फिर पानी डाल दो तो वो कपड़ा पानी को जज्ब या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी तरह ये अगर स्टार्च फैब्रिक के सरफेस के ऊपर हो तो इसकी फैब्रिक की एब्जॉर्बेंसी कम होगी। तो एब्जॉर्बेंसी को हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसाइजिंग प्रोसेस करते हैं। इसके बाद है टू मेक द फैब्रिक सुटेबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। डिसाइजिंग के बाद हमारे पास ब्लीचिंग है, मर्सराइजेशन है। और ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन में क्या करते हैं, हम फैब्रिक को वाइट करते हैं या मोर एब्जॉर्बेंट बनाते हैं। तो उसको अच्छे से प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए कि इससे स्टार्च या साइजिंग मटेरियल को रिमूव किया जाए। चौथा है टू इंक्रीज द लस्टर। जब भी हमारे पास फैब्रिक आता है और अगर हम उसको देखें तो वो येलोविश होता है, वो वाइट नहीं होता। लेकिन जब हम इससे साइज मटेरियल रिमूव करते हैं तो ये प्योर वाइट की शक्ल में आ जाता है और ये लस्टर की शक्ल में आ जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद मैं प्रोसेस को थोड़ा बताना चाहूंगा कि आया किस तरह
मटेरियल आता है और कैसे इसमें चला जाता है और कैसे प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे पास मटेरियल आता है वीविंग से, फैब्रिक बनता है, तो हम उसको पहले सिंजिंग से गुजारते हैं और सिंजिंग के डायरेक्ट बाद हमारे पास ऐसे एक बॉक्स होता है। बॉक्स में क्या होता है, इसमें हमारे पास साइजिंग एजेंट्स होते हैं, डिसाइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास, डिसाइजिंग एजेंट्स। और इसमें डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। इसमें स्मूथनेस के लिए भी ए टाइप ऑफ एक एजेंट होगा, एक केमिकल होगा। इसमें लस्टर के लिए भी होगा। इसमें साइज मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी होगा। ठीक है, तो ऐसे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ रोलर्स होंगे। हमारा फैब्रिक क्या आएगा, जब हमारा फैब्रिक आएगा तो इसके अंदर से यूं गुजरेगा ऐसे, और यहां तक हमारे पास इसमें केमिकल्स होते हैं। फैब्रिक जब ऐसे गुजर गया तो यहां हमने 2 रोलर्स लगाए होते हैं, और ये 2 रोलर्स क्या करते हैं, इस कपड़े को स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज का मतलब है इसको प्रेस करते हैं, और प्रेस इसीलिए करते हैं ताकि जितना ये इसको मटेरियल चाहिए, जितना इसको लिक्विड चाहिए, जितना इसको ये डिसाइजिंग एजेंट चाहिए, कपड़ा वो अपने साथ ले जाए, बाकी यहां निचोड़ दे। स्क्वीजिंग का मतलब होता है निचोड़ना। ये निचोड़ देता है, बाकी केमिकल वापस इसमें आ जाता है, इस बॉक्स में। और अब इसकी जो प्रेसिंग है वो हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्वीजिंग, कि हमें कितना स्क्वीजिंग चाहिए, हमें कितना % एडअप चाहिए इस फैब्रिक के। क्या हमें 1% चाहिए कि इस फैब्रिक के साथ हमारे पास जो हमारा केमिकल है वो 1% चला जाए, 2% चला जाए, या कितना % चला जाए। उसी तरह इन दोनों रोलर की हम एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ये जब फैब्रिक चला जाता है तो यहां ये रोल हो जाता है, यूं करके ये रोल हो जाता है, और इस रोलर को हम यहां से उतार के यहां लगा देते हैं, और इस पे एक मोटर लगा देते हैं जो इसको 24 आवर्स या 12 आवर्स यूं घुमाता रहता है, और इसके ऊपर हम पॉलीथीन का शीट चढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये क्यों करते हैं, हर मटेरियल का डिफरेंट टाइमिंग होता है इसके लिए जब हम इसको रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिएस्टर हमारे पास 12 आवर्स लेता है, कॉटन हमारे पास 24 आवर्स लेता है। ये इसीलिए होता है कि इसके अंदर ये केमिकल्स यूं रोटेट करे, और जहां जहां पे स्टार्च मटेरियल है वो इस फैब्रिक से रिमूव करे। इसी वजह से 12 आवर या 24 आवर्स का टाइम इसको दिया जाता है ताकि ये रोटेशन में रहे। और पॉलीथीन बैग इस पे इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि कुछ हमारे पास एसिडिक डिसाइजिंग प्रोसेस होते हैं। तो अगर एसिडिक पे उस पे हवा लगती जाए, ऑक्सीजन लगती जाए, तो वो रिएक्ट कर जाता है और वो वहां पे फैब्रिक को खराब कर देता है। इसी वजह से हम इस पे पॉलीथीन शीट चढ़ा देते हैं और 12 या 24 आवर्स के लिए इसको रोटेट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिसाइजिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेथड्स पे कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं डिसाइजिंग प्रोसेस के लिए। तो जो हमारे मेजर है, इसके अंदर भी फिर फर्दर सब टाइप्स है। जो हमारा मेजर है वो है, पहला है हाइड्रोलाइटिक डिसाइजिंग प्रोसेस, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग प्रोसेस। हाइड्रोलाइटिक बेसिकली हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे और वो स्टार्च को रिमूव कर देता है। अब हाइड्रोलाइटिक कैसे रिमूव करता है ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हाइड्रोलाइटिक हमेशा हम नेचुरल साइज के लिए यूज करते हैं। जब भी हम ये कहते हैं कि हमने डिसाइजिंग प्रोसेस करना है तो हम पहले ये देखते हैं कि साइज प्रोसेस में कौन सा साइज एजेंट हमारे पास फैब्रिक पे लगा था, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइजिंग का एजेंट्स को चूज करते हैं और आके उस पे लगाते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक वो एजेंट्स है जो कि सिर्फ नेचुरल जो साइज एजेंट्स है उस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गया, राइस हो गया,
इन चीज़ों से जो स्टार्च या जो साइज एजेंट्स निकलते हैं वो फैब्रिक पे लगाएंगे तो उसके लिए हाइड्रोलेटिक डिसाइजिंग जो है वो परफॉर्म होगा। तो होता क्या है कि जो हमारे पास स्टार्च होता है जो फैब्रिक के सरफेस पे लगाया जाता है, साइज एजेंट होता है, उसकी कंपोजिशन में दो चीजें होती है। एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। इन दोनों को मिलाप से बेसिकली स्टार्च बनता है। तो जब हम हाइड्रोलेटिक एजेंट इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या कर देता है कि ये फॉर एग्जांपल एक चेन की शक्ल में होता है ये सारी कंपोजिशन, और इस चेन के चौथे चेन पे एक यूनिट कनेक्ट होता है जिसको ग्लूकोज यूनिट कहते हैं, या एक केमिकल या एक फॉर्मूला या एक जो भी आप कह दो, एक बिल्डिंग ब्लॉक, ये जो है इस ग्लूकोज यहां कनेक्टेड होता है। तो हाइड्रोलेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं इस ग्रुप पे, इस लिंकेज पे, और इस लिंकेज को तोड़ देते हैं। तो जब इस लिंकेज को तोड़ दिया जाता है तो ये जो कंपोजिशंस हैं ये बिखर जाते हैं, और बिखर जाने से क्या हो जाता है कि ये जो पूरा का पूरा चेन है ये डिसॉल्व हो जाता है और ग्लूकोज उसके ऊपर रह जाता है फैब्रिक के सरफेस पे। फिर इसके बाद हम इसकी सिंपल वॉशिंग करते हैं जिसकी वजह से फैब्रिक के सरफेस से ग्लूकोज भी चला जाता है और हमारे फैब्रिक से स्टार्च खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली हाइड्रोलैटिक था जो कि नेचुरल के लिए था। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेटिव पे। ऑक्सीडेटिव सिंथेटिक के लिए यूज होता है कि जब साइज एजेंट हमने सिंथेटिक लगाया हो तो उसके लिए हम सिंथेटिक डीसाइजिंग एजेंट लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ग्लूकोज के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कहते हैं, और जब हम इस पे ऑक्सीडेटिव जो हमारे एजेंट होते हैं हम अप्लाई कर देते हैं फैब्रिक के सरफेस पे, तो क्या हो जाता है कि फैब्रिक के सरफेस पे स्टार्च है, उस स्टार्च में ग्लूकोज है और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तोड़ देता है और कन्वर्ट कर देता है किस पे, अल्डिहाइड्स पे या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स पे। इन दोनों पे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब इन दोनों पे कन्वर्ट किया जाता है तो हम एक और काम भी यहां करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव में हम अल्कलाइन कंडीशन देते हैं। अल्कलाइन कंडीशन का मकसद ये है कि हम जब डिसाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें NaOH भी डालते हैं जिसको अल्कलाइन कहते हैं, और हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस अल्कलाइन कंडीशन कहलाता है। फिर तो ये अल्डिहाइड डिसॉल्व हो जाता है इस NaOH में या अल्कलाइन में, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा कंपोजिशन जो है स्टार्च का वो खराब हो जाता है और स्टार्च रिमूव हो जाता है। और उसके बाद हम इसकी सिंपल वॉशिंग करते हैं जिसकी वजह से जो जो केमिकल इसके ऊपर रहे हैं वो सारे निकल जाए, क्योंकि अब इसके साथ कोई और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है और स्टार्च रिमूव हो जाएगा। ये बेसिकली हम सिंथेटिक के लिए यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव, और ये हम यूज करते हैं हाइड्रोलैटिक नेचुरल के लिए। अब आते हैं हाइड्रोलैटिक के टाइप्स पे कि कौन कौन से टाइप्स ऐसे हैं या कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि हाइड्रोलैटिक है और वो हम यूज करते हैं। ये हाइड्रोलैटिक के हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। पहला जो है वो है रॉड स्टीपिंग। रॉड स्टीपिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक वाटर टब ले लेते हैं और उस वाटर टब में हम फैब्रिक पूरा का पूरा डिबो देते हैं, और उस वाटर टब की जो पानी है उसको 330 to 40 सेल्सियस हॉटनेस पे रखते हैं, कि मतलब इतना ये गर्म हो, जो कि तकरीबन एक नॉर्मल जितना पानी गर्म किया जाता है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल, ठीक है, 30 to 40 सेल्सियस हो, और उसको 12 to 24 हावर्स रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कपड़े गंदे हो जाए और आपके यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप सिंपल ये करते हैं कि कोई बाल्टी लेते हैं, उसमें अपने कपड़े डालते हैं, उसमें सर्फ वगैरह डालते हैं और उसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो है वो रखते हैं, ताकि जितने भी हमारे पास उस पर गंदगी है वो स्वेल हो जाए, वो निकल आए, और हम इसको फिर रब करके वो साफ कर देते हैं।
तो रोड स्टीपिंग में बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि जब हम 12 या 24 आवर्स के लिए 30 to 40 सेल्सियस पे इसको रखते हैं तो स्टार्च जो होता है वो स्वेल हो जाता है और वो उभरने लगता है, और एनवायरनमेंट का जितना भी बैक्टीरिया है वो उस स्टार्च पे अटैक कर लेता है। तो जब जैसे अटैक कर लेता है ये बैक्टीरिया, वो स्टार्च खाता रहता है और इस वजह से हमारा स्टार्च जो है वो फैब्रिक से रिमूव हो जाता है। लेकिन बेसिकली आप देखें तो 12 to 24 आवर्स लेता है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी लो है। इस वजह से हमने इस चीज को निकाल दिया अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब भी होता होगा लेकिन बिल्कुल 100% में 0.1% रॉड स्टीपिंग होती है। इसके बाद हमारे पास आ गया है एसिड स्टीपिंग, मतलब एसिड के जरिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली H2SO4 या HCl 5 to 10 ग्राम्स पर लीटर लेते हैं। ग्राम्स पर लीटर का मकसद ये है कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया तो 5 ग्राम या 10 ग्राम हम या तो HCl लेंगे या H2SO4 लेंगे और उसमें डालेंगे और हमारा कपड़ा जो है वो इसमें डुबो देंगे। उसको टेम्परेचर कितना देंगे, 40 सेल्सियस देंगे और उसको कितने घंटे रखेंगे, वो 3 to 4 आवर्स रखेंगे। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हमने हार्स को बढ़ा दिया या अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या हमने 5-10 GPL मतलब इसमें कंसंट्रेशन इसको बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो ये होगा कि अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये एसिड है। एसिड अगर फॉर एग्जांपल हमने कॉटन डाल दिया एसिड में और उसकी हाई टेम्परेचर भी दे दी तो पूरा का पूरा कॉटन एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब फैब्रिक गया। 3 to 4 आवर में ये फैब्रिक को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो फैब्रिक को खराब कर देगा। इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन भी ले लो, कॉन्सेंट्रेशन भी 5 to 10, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 5 to 10% अगर हम HCl या H2SO4 लेंगे इस पैरामीटर्स पे तो हमारे फैब्रिक को खराब नहीं करेगा बल्कि उसके ऊपर से स्टार्च को उतार देगा। इस पे मैंने बात लिखा है लोकल ड्राइंग नॉट, मतलब ये है कि हम लोकल ड्राइंग नहीं करते। जिस तरह मैंने बताया था कि डिसाइजिंग प्रोसेस के बाद हम इस फैब्रिक को उठाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं ताकि इसमें ये केमिकल्स घूमे और इसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा देते हैं। पॉलीथीन शीट इसीलिए लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट ना करे, इसकी लोकल ड्राइंग ना हो और इसके ऊपर सरफेस का फैब्रिक जो है वो एसिड खराब ना कर दे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एसिड स्टीपिंग। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो है एंजाइमेटिक स्टीपिंग। एंजाइमेटिक स्टीपिंग बेसिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो एक ऐसे एजेंट तैयार कर देते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को प्रोसेस करेंगे तो वो सिर्फ उस चीज को खराब करेगा, बाकी को कुछ नहीं कहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड पे करेंगे तो एसिड स्टार्च भी खराब करेगा लेकिन कॉटन को भी साथ साथ डैमेज कर देता है। एंजाइम वो एजेंट्स है कि अगर हमने सिर्फ स्टार्च के लिए बनाए हैं तो वो सिर्फ स्टार्च को ही खराब करेगा, वो कॉटन को कुछ नहीं कहेगा। ये हम वेजिटेबल से भी ले सकते हैं ये एंजाइम्स, ये एनिमल से भी ले सकते हैं और ये बैक्टीरिया से भी ले सकते हैं। मैंने नाम लिखा है वेजिटेबल से जो एंजाइम हम लेते हैं उसको कहते हैं डियास्टेस, जो एनिमल से लेते हैं उसको कहते हैं रैपिडेस, और जो बैक्टीरिया से लेते हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है और यूज किया जाता है जिसको कहते हैं एमाइलेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च जो है वो एमाइलोस से बना है, तो हमने एंजाइम या डिसाइजिंग एजेंट उसके लिए किस नाम से बनाया, एमाइलेज के नाम से बना दिया। अच्छा, अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम को जब हम डाल देते हैं लेकिन एंजाइम के कंडीशन को हमने कंट्रोल करना होगा। इसकी कंडीशन बहुत सख्त होती है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक प्रेशर पे ये काम करता है। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम के बैक्टीरियाज है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियाज, जो कि हम लेते हैं वो मर जाते हैं। तो इसकी टेम्परेचर का हमने ख्याल रखना होगा। अगर पीएच आगे पीछे हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मर जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया तो ये एक्टिव ही नहीं होंगे,
ये काम ही नहीं करेंगे। इस वजह से टेम्परेचर का, पीएच का, प्रेशर का, एंजाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो बेसिकली ये तीन हमारे पास थे जिसको हाइड्रोलाइटिक कहते हैं, जिसको जो नेचुरल के लिए यूज होता है। आते हैं हमारे पास दूसरे पे जो ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं। ऑक्सीडेटिव एजेंट्स मैंने पहले भी बताया कि सिंथेटिक के लिए यूज होता है। सिंथेटिक कौन से हैं? फॉर एग्जांपल पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है, ये साइजिंग एजेंट है पॉलीविनाइल अल्कोहल, और इसके लिए हम बेसिकली ऑक्सीडेटिव एजेंट्स यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीडेटिव एजेंट्स काम कैसे करते हैं। बेसिकली स्टार्च में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जब ये एजेंट्स अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, इसको अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। और चूंकि हमने इस डिसाइजिंग एजेंट्स में अल्कली डाली होती है, NaOH डाला होता है, इसकी कंडीशन अल्कलाइन कंडीशन होती है, तो अल्डिहाइड्स डिसॉल्व हो जाते हैं अल्कली में और हमारा स्टार्च खत्म हो जाता है। इसके अंदर जो हमारे पास है वो है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड एक एजेंट है जो ऑक्सीडेटिव एजेंट है, जो कि हम डिसाइजिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर आता है फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड हम यूज करते हैं। सोडियम ब्रोमाइड क्या कर देता है, ये अटैक कर देता है ग्लूकोज रिंग पे, उसको तोड़ देता है और क्या बना देता है, डायाल्डिहाइड बना देता है। इससे डायाल्डिहाइड जब बन जाता है तो मैंने कहा था कि वो डिसॉल्व हो जाता है अल्कलाइन कंडीशन में या अल्कली में। तो क्या हो जाता है, हमारे पास साइज रिमूव हो जाता है। ये 10 pH पे काम करता है और टेम्परेचर इसके लिए रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बेसिकली दिस इज अवर ब्रोमाइड सोडियम, ओके। और दूसरा हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है और फेमस है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड ने काम किया था, कि किस तरह उसने ग्लूकोज रिंग को तोड़ा और स्टार्च रिमूव किया। लेकिन इसके कंडीशन थोड़े डिफरेंट होते हैं बस। इसका pH 6 to 10 होता है और टेम्परेचर मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा इसका। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा वर्केबल है ऑक्सीडेटिव एजेंट्स में। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।